नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज चलेंगे हम बाल विकास के विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला के क्रम में रात के 8 बजे वाली क्लास में। आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए, पहला चैप्टर आपका क्या है? वंशानुक्रम एवं आनुवंशिकी। इसी के बारे में हमने एक दो प्रश्न ऐसे रखे हैं, फिर दूसरे टॉपिक, फिर 2-3 प्रश्न, फिर दूसरे टॉपिक, फिर 2-3 प्रश्न। एकदम से हाइड स्किप बिल्कुल मत करिएगा प्रश्नों को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर से बताएं। पहला ऑप्शन रूथ वेंडिक्ट, वुडवर्थ, डगलस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूथ वेंडिक्ट ने कहा था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज किस पे की थी? जंतु पे, पौधे पे। किस पे की थी? मटर के पौधे पर की थी। और इनका सिद्धांत कौन सा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? आनुवंशिकी सिद्धांत। कब आया था? 1866। एकदम नोट डाउन कर लें, कई बार का पूछ चुका है कि यह सिद्धांत कब आया था। खासतौर से ये डेट जरूर से पूछ लेता है। 1866 में आया था। और इसका नाम क्या था जिसके नाम से ये छपा था? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रेन। इस नाम से ये आया था। एकदम आराम से हम इस चीज को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीजें एकदम बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और एक वैज्ञानिक इनके साथ और थे 34 वर्षों के बाद, ह्यूगो डी व्रिज, जो कि हारलैंड के थे, ठीक है। इनके साथ कौन था? कार्ल कोरेंस। कहां के थे? जर्मनी के। इन्हीं के प्रयास से ग्रेगर जॉन मेंडल के जो वंशानुगति का सिद्धांत था उसको मान्यता मिली। और कैसे मान्यता मिली? ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक मानना जानने लगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। वंश परंपरा में मुख्य वाहक कौन से होते हैं, या वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन से होते हैं? गुण, पितृक या जिसको जीन्स कहते हैं, तीसरा भ्रूण, चौथा कोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जब हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे गुणों का स्थानांतरण होता है, या आप कहते हैं ना कि एकदम बेटा पिता की तरह पढ़ा है, बेटा माता की तरह पढ़ा है, अपने बाबा के दादा की तरह पढ़ता है, तो वो जो वंश परंपरा के मुख्य कारक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर बी। और इसी का जांच किया जाता है जब कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है, किसी कार एक्सीडेंट वगैरह में जब दुर्घटना हो जाती है और लाश का पता नहीं चलता है, झुलस गया है या फिर बॉडी पूरी तरह से छत विछत हो गई है, तो इसी का जांच किया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये किससे डीएनए मैच कर रहा है। डीएनए जांच में इसी से पता चलता है कि किससे मैच कर रहा है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। इसमें क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, आनुवांशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? अब यहां ध्यान देना है, हमें यह बताना है कि आनुवांशिकता के नियम में कौन से सम्मिलित नहीं है। खास तौर से एकदम ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकता के आते हैं 10-12 नियम आते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर फंसने की संभावना रहती है। तो इसमें कौन सा नियम नहीं है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? आनुवंशिकता का नियम नहीं है। तो 3 नियमों को पता चल गया। प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, संयोग का नियम। ये किसका नियम है? आनुवंशिकता का नियम है। पेपर पेंसिल लेके जरूर से बैठे, नोट डाउन करते चलें, क्योंकि ये क्लासेस आप बार बार नहीं देख पाएंगे, इसलिए ध्यान रखें, नोट डाउन करते चलें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को आराम से 2 से 3 बार जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें, जिससे कि हौसला बढ़ता रहे। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। वर्णांधता का लक्षण मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? वर्णांधता जो बीमारी होती है, जो कि जेनेटिक होती है, यह लक्षण किसमें पाया जाता है? पुरुषों में, स्त्रियों में, दोनों में, कोई नहीं। जल्दी से बताएं पूर्व विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? पुरुषों में। महिलाओं में भी पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि मुख्य रूप से इनका लक्षण नहीं पाया जाता, लेकिन 1% से भी कम पाया जाता है, इसलिए इसको नहीं मान के चला जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। वंशानुक्रम एवं पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न इस श्रृंखला में पूछे जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलते हैं। भारत में वंशानुक्रम के कारण बालकों में मुख्य रूप से कौन सा परिवर्तन देखा जाता है? शारीरिक गठन, सांस्कृतिक, मानसिक, उपर्युक्त, सभी। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। बहुत अपेक्षा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप जरूर बताएंगे। 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि हम इसका सही उत्तर क्या लेके जा सकते हैं।
अब बताइए, वंशानुक्रम के कारण बालकों में मुख्य रूप से कौन सा परिवर्तन देखा जा सकता है? शारीरिक, बिल्कुल देखा जा सकता है। सांस्कृतिक, बिल्कुल देखा जा सकता है। मानसिक, बिल्कुल देखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बाल पाठ्यक्रम, बाल पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, उपर्युक्त, सभी। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर। सभी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? बालक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? जब हम एक बालक का पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं कि उस पाठ्यक्रम में क्या क्या जाना चाहिए, क्योंकि बालक के संपूर्ण विकास को देखते हुए हमको पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। इसलिए हम उसके सामाजिक को भी देखेंगे, सांस्कृतिक को भी देखेंगे और भौतिक चीजों को भी या भौतिक परिप्रेक्ष्य को भी हम देखेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि देखिए, बाल विकास का क्वेश्चन देखने से पहले उसको अच्छे से समझें कि वो कहना क्या चाहता है। अब हम किसी चीज का पाठ्यक्रम अगर हम निर्धारित कर रहे हैं तो उसके सारे पहलुओं को हमने देखना है, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, पर्यावरण, बहुत सारी चीजों को देखेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब हम चलेंगे मनोविज्ञान का केंद्र एवं इकाई, इससे संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, विद्यालय। जल्दी से बताएं, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? हम जब किसी कार्य को करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हम जिस कार्य के प्रति उत्तरदायी हैं, हमारा पूरा फोकस उस पर होगा। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका फोकस किस पे रहता है? बालक पे रहता है। हमें बालक को सेंटर में रखना है, बालक सेंटर, चाइल्ड सेंटर्ड हमको हमेशा रहना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे, लेकिन इसमें चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक सब्सक्राइब की आकांक्षा हमेशा रहती है सारे विद्यार्थियों से, इसलिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, जिससे वीडियो सभी के पास पहुंचती रहे। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। वंशागति की मूलभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? अब देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन को आपने बताया, इसलिए हमने रिपीट करके इस क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट करके रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीन। वंशागति की मूलभूत इकाई या एक पीढ़ी से गुणों का स्थानांतरण दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। मेंडल एवं मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करना है। अब चलेंगे मेंडल के प्रयोगों में, मेंडल के प्रयोग से पूर्व आनुवंशिकता के बारे में कौन सा ज्ञान प्रचलित था? प्रकृति के होने का, स्थिरता का, सी प्रयोगों की बहुलता का, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका नियम था? स्टेबिलिटी का नियम था। ठीक है, अब हम चलेंगे कितना? प्रश्न संख्या 10 के तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 की तरफ। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां की गई थी? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को बिल्कुल नोट डाउन कर लें। कुछ क्वेश्चन हो ना हो, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नोट डाउन करके रखें। परीक्षा से 10 दिन पहले इसको बढ़िया से रिवीजन करके चले जाएं, क्योंकि ये सब यूपी टेट के एकदम फेमस क्वेश्चन होते हैं, इसको आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, भारत में प्रथम जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन का मुख्य विस्तार क्षेत्र क्या है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारी नजर आपके कमेंट बॉक्स पे है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी बताएं। जन्म से शैशवावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जल्दी से बताएं। जन्म बाल मनोविज्ञान में अध्ययन का मुख्य विस्तार क्या है? मुख्य विस्तार पूछा है। ऐसे तो बालक के जन्म से लेके, गर्भ से लेके जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक अध्ययन चलता है, लेकिन यहां पूछ रहे कि बालक के मनोविज्ञान में अध्ययन का मुख्य विस्तार, तो गर्भावस्था से लेके कहां तक चलेगा? किशोरावस्था तक। एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा घुमाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए इस चीज को समझने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल अपने किन नियमों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल अपने किन नियमों के लिए प्रसिद्ध हैं? वातावरण के लिए, वातावरण के नियम के लिए, आनुवांशिकी के नियम के लिए, जीव विज्ञान के नियम के लिए, मनोवैज्ञानिक खोज के लिए। अभी ऊपर बताया है प्रिय विद्यार्थियों, एकदम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर
जरूर देंगे। तो जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता के नियम के लिए या फिर अनुवांशिकी 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 के नियम के लिए दिए थे। ठीक, हम चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 13 की तरफ। देखिए इसमें क्या है, अनुवांशिक विकार, जो अनुवांशिकता से ग्रसित रोग होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। रोज रात को 8 बजे, ऐसे ही प्रत्येक रात को 8 बजे क्लास आती है, और आप चाहें तो बेल आइकन जरूर से दबा सकते हैं, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, लाइक करके जाएं। धन्यवाद साथियों। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। हेमोफीलिया रोग की प्रथम पहचान किस शाही परिवार में हुई थी? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां से हुई थी? महारानी विक्टोरिया। एकदम ध्यान रखिएगा, इससे या तो ये क्वेश्चन हीमोफीलिया वाला पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है किस राजघराने से हुआ था, या फिर इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला रोग है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के 3-4 तरह से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। वर्णांधता का वैज्ञानिक उल्लेख सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर जल्दी से बता दें प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्णांधता का वैज्ञानिक उल्लेख सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1876 में। कब? 1876 में। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर 1876 में। ध्यान रखिएगा, एकदम पूछने वाला ये सब क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखा गया है। और देख लीजिए, इनको अच्छे से पहचान लीजिए। चित्र स्लाइड में इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि चित्रों के माध्यम से छवि एकदम स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि हम कैसे सोचते हैं? चित्र के माध्यम से सोचते हैं। जब तक हमारे दिमाग में किसी चीज की इमेज नहीं होती, तब तक हम उस विषय पे चर्चा नहीं करते हैं। जिस चीज को हमने देखा ना हो, हमने जिस चीज को सुना ना हो, उस पर हम कभी कल्पना कर पाते हैं? नहीं। इसलिए हमने चित्रों के माध्यम से इस चीज को लगाया है कि ज्ञान जो है बच्चों का स्थायी हो जाए, भूले ना वो। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। वर्णांधता से ग्रसित रोगी किन प्राथमिक रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? जिसको वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, वह रोगी कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता? मुख्यतः लाल पीला, हरा पीला, लाल हरा, कोई नहीं। जल्दी से बताएं। बहुत सामान्य से ये प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में आके फंसा देते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत कैसे रहते हैं? कंफ्यूजिंग रहते हैं। अभी देखिए कंफ्यूज हो गए ना? देखिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी से बताएं, हम देखें किसको कंफ्यूजन है, किसको कंफ्यूजन नहीं है। तो लाल और हरा, कौन से रंग में? लाल और हरा। ऐसे समझ लीजिए कि लहरा कर दीजिए कि लहरा रहा है क्या परचम हमारा, किसमें? यूपी टेट में। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वो कौन है? वो आप हैं। आपका परचम यूपी टेट में लहरा रहा है 125 प्लस नंबर के साथ। आप एकदम पीक पे चढ़ गए हैं। तो लहरा, लाल और हरा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम कहां चलेंगे? प्रश्न संख्या 16 की तरफ। पाइजम सेटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चना, गेहूं, धान, मटर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मटर। पाइवम सेटाइवम किसका है? मटर का वैज्ञानिक नाम है। अब वंशानुक्रम एवं विकास से संबंधित एक दो प्रश्नों को हमने देखना है। ध्यान रखें, बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हौसले को बनाए रखें, वीडियो देखें, एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे प्रिय विद्यार्थियों। और इसको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर से शेयर कर दें। प्रत्येक दिन रात को 8 बजे क्लास आपको मिलती रहेगी आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। वंशानुक्रम को किस प्रकार की विशेषता माना जाता है? अर्जित, जन्मजात, अधिगम, क्रियाशीलता। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वंशानुक्रम, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, वंश दर वंश चल रही है कोई चीज, तो ये कैसी होगी भाई? हमने कोई चीजें बाय बर्थ लेके आ रहे हैं ना। जब हम गुणों को जीन के माध्यम से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके आ रहे हैं, तो ये तो हमें जन्म से मिल रहा है। तो ये तो हमने अर्जित नहीं किया, हमने ना इसको सीखा, ना हमने इसको कमाया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिना समझे बाल विकास को एक्सेप्ट मत करिए। मैं बार बार वार्न करता हूं इस चीज को कि बिना समझे बाल विकास को एक्सेप्ट मत करिए, वरना आप भूल जाएंगे, ठीक। तो तर्क लगाइए कि कैसे इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। देखिए चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पे चित्र रखा है, चित्र के माध्यम से हमने स्लाइड रखा है यहाँ पे, कि ये चीजें आपको अच्छे से दिमाग में आ सकें। अब हम कितने पे प्रश्न संख्या चलेंगे? 18 की तरफ।
विकासवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था? मेंडल, थार्नडाइक, लैमार्क, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर जल्दी से बताएं। विकासवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? लैमार्क। कौन था? लैमार्क। ट्रेविरेनस को भी रख लीजिएगा साथ में, ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन इस दोनों को रख लीजिए। ये कैसे सिद्धांतवादी है? विकासवादी सिद्धांतवाद के प्रचारक हैं, इन्होंने ऐसा थ्योरी दिया है। ठीक है, अब मनोविज्ञान के आधुनिक संप्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। इससे भी एक दो क्वेश्चन हमने देख लेना है। ठीक, आपको बिल्कुल बार बार कह रहा हूं टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा, इससे बेहतर मैटर आपको जल्दी नहीं मिल सकता है, इसलिए चैनल को पकड़ के रखें। प्रत्येक दिन आपको रात को 8 बजे क्लासेस मिलती रहेंगी, हिंदी में मिलेंगी, संस्कृत भी मिलेंगी, और आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों बताएं, आपको उस क्लास को भी दिया जाएगा विभिन्न एक्सपर्ट के माध्यम से। इसमें ऑप्शन 3 ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हम आपको इसका व्याख्या विस्तृत हम कर देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है? अब जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति कैसी है बताएं? दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, एक ऑप्शन और लिख लीजिए, वैदिक लिख लीजिए। कैसी? वैदिक लिख लीजिए। 4 ऑप्शन के साथ हमने देखना है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीजें बस जाती हैं हमको वही चीजें अच्छी लगती हैं। अब हमने अभी तक 4 ऑप्शन पढ़ा, अचानक से 3 ऑप्शन हो गया तो थोड़ा सा मन दुविधा में हो जाता है, लेकिन इसमें सही होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? ज्यादा है, क्योंकि आपको 3 में से एक चूज करना है, कहां 4 में से एक चूज करना था। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? कैसी प्रकृति है? क्योंकि ये प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में प्रयोग करके आ जाती है। कोई भी सिद्धांत को पहले कुछ चीजों पर प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बच्चों के बीच में लाया जाता है। तो इसकी पद्धति कैसी है? वैज्ञानिक। कैसी पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है। अब प्रश्न संख्या हम 20 की तरफ चलेंगे। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? हमने शुरू के ही 1-2 क्लासेस में इन सब प्रश्नों का जिक्र किया था कि कौन सी सदी है? 20वीं से 21वीं सदी है व्यवहारवाद का, और इसके समर्थक कौन है? जेबी वाटसन। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक इनको माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही बिहेवियरिज्म का सिद्धांत दिया था। किशोरावस्था को तनाव तूफान का काल या अवस्था कहा जाता है। किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पियाजे, वाइगोत्स्की, दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेनले हाल ने कहा था। ठीक है ना, क्योंकि पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन्होंने 4 चरण को बच्चों को विभाजित किया था उम्र के आधार पर, और उसमें बच्चों की एक्टिविटी को विभेदित किया है। इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। प्रत्येक दिन रात को 8 बजे क्लास आती है। चैनल को जरूर से रिक्वेस्ट है, शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें, एक लाइक जरूर से दबा दें। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, अगले क्लास में आपका स्वागत रहेगा।